हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित सब महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। इस वीडियो के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, जहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न रिपीट होता है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला प्रश्न देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन है 15 जनवरी 1919, 13 अप्रैल 1919, 14 अगस्त 1919, 3 जुलाई 1919। आपको सही प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। हम आपको सही प्रश्न में 30 सेकंड का समय देंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। आइए इसको डिटेल्स में समझते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार, जिसे अमृतसर का नरसंहार भी कहा जाता है, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग में निहत्थे भारतीयों की एक बड़ी भीड़ पर गोलीबारी की गई, जिसमें कई लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हुए। उस समय अमृतसर में लागू मार्शल लॉ को सख्ती से लागू करने के लिए जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। अगला प्रश्न, चौरी चौरा घटना संबंधित है। चौरी चौरा घटना असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। ऑप्शन है संपूर्ण क्रांति का एक बड़ा आक्रमण, निहत्था विज्ञानियों पर पुलिस द्वारा भारी गोलीबारी, भीड़ द्वारा एक पुलिस चौकी को जलाना, दार्शनिक कांग्रेस द्वारा बड़े पैमाने पर सरकारी संपत्ति की लूट। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। भीड़ द्वारा एक पुलिस चौकी को जलाना। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक शहर है। 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों की भीड़ ने पुलिस पर हमला किया और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस और 3 कार्यकर्ता मारे गए। याद रखिएगा, चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 को हुआ था और इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी, एओ ह्यूम, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा एओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुई थी। इसकी शुरुआत एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्हें हम एओ ह्यूम कहते हैं, ने भारतीय नेताओं के साथ मिलकर की थी। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। स्वराज शब्द सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने गढ़ा था। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब व कहां पारित किया गया? 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में, दिसंबर 1928 को कोलकाता अधिवेशन में, 1922 के गया अधिवेशन में, उपयुक्त में से कोई नहीं। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया। कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वाधीनता दिवस कब मनाया था? 26 जनवरी 1930 को मनाया था। इसके बाद यह दिवस कांग्रेस द्वारा भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा डांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया? 6 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 6 मार्च 1931, 6 मार्च 1932। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा 6 अप्रैल 1930। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद के साबरमती स्थित अपने आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ मार्च शुरू की।
दांडी तक की 241 मील की दूरी उन्होंने 24 दिन में पूरी की। 6 अप्रैल 1930 को अरब सागर के तटीय शहर दांडी पर नमक कानून तोड़ा, यानी गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपनी यात्रा 78 अनुयायियों के साथ शुरू किया था और 6 अप्रैल 1930 दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा था। दोनों सन को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया था? गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए, बहनों को शराब, अफीम व विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर धरना देनी चाहिए, हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए यानी छुआछूत त्याग देनी चाहिए। उपयुक्त सभी कार्यक्रम। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये सभी कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इनको हम डिटेल्स में समझते हैं। नमक कानून का उल्लंघन कर स्वयं द्वारा नमक बनाया जाए, सरकारी सेवाओं, शिक्षा केंद्रों एवं उपाधियों का बहिष्कार किया जाए, महिलाएं स्वयं शराब, अफीम एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों पर जाकर धरना दे, समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए उन्हें जला दिया जाए। अगला प्रश्न, लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया? 12 नवंबर 1929, 12 नवंबर 1930, 12 नवंबर 1931, 12 नवंबर 1932। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन 12 नवंबर 1930 को किया गया था। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने की थी। 12 नवंबर 1930 को महामहिम एम जॉर्ज परचम ने लंदन में रॉयल गैलरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आधिकारिक तौर पर इसका उद्घाटन किया। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1932, 5 अप्रैल 1921, 5 अप्रैल 1932। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। 5 मार्च 1931 को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ, जिस समझौता को गांधी इरविन समझौता भी कहते हैं और इस समझौता को हम दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन चले गए थे। अगला प्रश्न, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, भगत सिंह। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। 1928 में जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा तो उसके विरोध में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। इससे नाराज अंग्रेजी सिपाहियों ने लाला लाजपत राय समेत सभी क्रांतिकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। इसमें लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आई। इस दौरान उन्होंने दहाड़ते हुए कहा कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील के काम करेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था? बाल गंगाधर तिलक को हम लोकमान्य तिलक भी कहते हैं। ऑप्शन ए युगांतर, बंगाली, केसरी, अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा केसरी। केसरी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक ने लिखा था। उन्होंने 2 समाचार पत्र केसरी मराठी में और मराठा अंग्रेजी में शुरू किया। उन्होंने गणपति महोत्सव 1893 में और शिवाजी महोत्सव 1895 को आयोजन किया। उन्होंने 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की शुरुआत की। तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला प्रश्न, चंपारण के किसानों का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया? राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ला, बृजकिशोर प्रसाद सिंह, बिंदेश्वरी प्रसाद। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा राजकुमार शुक्ला। चंपारण आंदोलन मूल तौर पर नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के खिलाफ था। चंपारण के समृद्ध किसान राजकुमार शुक्ला इस शोषण के खिलाफ उठ खड़े हुए। इसके लिए अंग्रेजों ने उन्हें कई तरह से प्रताड़ित किया। वे चाहते थे कि गांधी जी यहां आकर अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ लोगों को एकजुट करें। अगला प्रश्न, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई थी।
रामानंद सिंह द्वारा, श्री से झा द्वारा, सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा, उपयुक्त में एक से अधिक। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा सचिंद्रनाथ सान्याल। डिटेल्स में समझते हैं। सचिंद्रनाथ सान्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी। बीएन कॉलेज के बंकिम चंद्र मित्रा को संगठन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई। अनुशीलन समिति का अर्थ है स्व संस्कृति संघ। सान्याल को भारत के क्रांतिकारी आंदोलनों का सबसे वरिष्ठ नेता माना जाता है। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? एमजी रनाडे, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा की स्थापना की। उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का नाम दिया। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का नाम किसने दिया था? याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा है दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और इनकी आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल है। अगला प्रश्न, क्रांतिकारियों की एक गुप्त संस्था अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, बीडी सावरकर, एमजी रनाडे। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा बीडी सावरकर। अभिनव भारत समिति की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर ने 1904 में नासिक में की थी। इसका प्रारंभिक नाम मित्र मेला था। इसकी स्थापना 1899 में किया गया था। यानी जब अभिनव भारत की स्थापना किया गया था उस समय उसका नाम मित्र मेला था। बाद में उसका नाम चेंज कर अभिनव भारत कर दिया गया। अगला प्रश्न, दिसंबर 1912 दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमले के पीछे किसका दिमाग था? रास बिहारी बोस, भाई परमानंद, सचिंद्रनाथ सान्याल, सोहनलाल ठाकुर। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने 1912 ईस्वी में दिल्ली के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका, परंतु वह बच गया। इस घटना में पकड़े गए क्रांतिकारी पर दिल्ली षड्यंत्र केस नाम से मुकदमा चलाया गया था, जिसके कारण इस घटना का नाम दिल्ली षड्यंत्र केस पड़ा। इस षड्यंत्र के तहत अवध बिहारी बोस, बसंत कुमार बिश्वास एवं अमरचंद दोषी पाए गए एवं उनको फांसी की सजा सुनाई गई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1924 में वाइकम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? पेरियार ईवी रामास्वामी, केपी केशव मेनन, सीएन कुमार आसन, श्री नारायण गुरु। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा केपी केशव मेनन। केपी केशव मेनन वर्ष 1924 में केरल में वाइकम सत्याग्रह के नेता थे। उनकी मांग अछूतों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति देने की थी। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का समर्थन किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया? एम जिन्ना, सर सैयद अहमद खान, महात्मा गांधी, अली ब्रदर्स। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा अली ब्रदर्स। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 तक चला था। खिलाफत आंदोलन को खलीफा आंदोलन या भारतीय मुस्लिम आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। खिलाफत आंदोलन 1919 में अली बंधुओं मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली के नेतृत्व में शुरू हुआ। 1920 के दशक के मध्य तक खिलाफत नेताओं ने गांधी के असहयोग आंदोलन से हाथ मिला लिया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था? जतिन दास, अरविंदो घोष, बिपिन चंद्रपाल, एसएन बनर्जी। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा अरविंदो घोष। अलीपुर बम मामले की साजिश वर्ष 1908 में हुई थी। अरविंदो घोष अलीपुर बम कांड में शामिल थे। श्री अरविंदो को संगठन से जुड़े कई बम आरोपों के बाद एक सार्वजनिक स्टूडियो में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, जहां उन्हें अलीपुर षड्यंत्र के लिए राजद्रोह के केस का सामना करना पड़ा था। अगला प्रश्न, राम प्रसाद बिस्मिल किस केस से जुड़े थे? कानपुर केस, मिठाइया साजिश प्रकरण, अलीपुर बम कांड, काकोरी षड्यंत्र। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा काकोरी षड्यंत्र।
राम प्रसाद बिस्मिल प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे जो ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल थे। यह राजनीतिक डकैती थी और यह घटना छोटे से शहर काकोरी में हुई थी। लखनऊ सहारनपुर ट्रेन को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह ने लूट लिया था। इस घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? बंबई अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, पूना अधिवेशन। ऑप्शन 20 का उत्तर हो जाएगा सूरत अधिवेशन। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ। सन याद रखिएगा 1907 में, जिसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल नामक दो दलों में बट गई। इसी को सूरत विभाजन कहते हैं। 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। अगला प्रश्न, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? 1 फरवरी 1917, 31 दिसंबर 1920, 28 अगस्त 1921, 14 नवंबर 1922। ऑप्शन 20 का उत्तर हो जाएगा 31 दिसंबर 1920। अगला प्रश्न, सॉरी दोस्तों, इसको डिटेल्स में जानते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन 31 दिसंबर 1920 में हुआ। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन फेडरेशन है। यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा है। अगला प्रश्न, मैकडोनाल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा? चाय व बागान संघों का विशेष प्रतिनिधित्व, स्त्रियों के लिए सुरक्षित स्थान की व्यवस्था, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था, आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था। डिटेल्स में समझते हैं। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा भारत में उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, भारतीय ईसाई, एग्लो इंडियन, पारसी और अछूत यानी दलित आदि के लिए अलग अलग चुनाव क्षेत्र के लिए यह अवार्ड दिया गया था। गांधी जी ने इसका विरोध किया। अगला प्रश्न, क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण, युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट, उपयुक्त सभी कारण। क्रिप्स को भारत भेजने के लिए ये सभी कारण थे। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। 22 मार्च 1942 को ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के लिए भारतीयों को पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? 8 अगस्त 1942, 8 सितंबर 1942, 8 अगस्त 1943, 8 अगस्त 1944। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के वर्धा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और करो या मरो का आह्वान किया। वर्धा प्रस्ताव को भारत छोड़ो प्रस्ताव के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमसे मैकडोनाल्ड, विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन, क्लेमेंट एटली। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा क्लेमेंट एटली। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। वह 1935 से 1955 तक लेबर पार्टी के नेता रहे और 1945 से 1951 तक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। अगला प्रश्न, बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई? अनुशीलन समिति, अभिनव भारत, भारत माता समिति, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की स्थापना 24 मार्च 1902 को कलकत्ता के एक बैरिस्टर प्राणनाथ मित्रा द्वारा की गई थी। सन याद रखिएगा 24 मार्च 1902। इसका नेतृत्व श्री अरविंदो घोष के छोटे भाई वरिंद्र कुमार घोष ने किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का आयोजन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। भारत के लिए राष्ट्रीय योजना विकसित करने का पहला प्रयास 1938 में हुआ। उस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष के रूप में एक राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की थी। पूना समझौते की प्रमुख व्यवस्था क्या थी? सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में से दलित वर्गों के लिए कुछ निश्चित संख्या में स्थान सुरक्षित रखे गए। केंद्रीय व्यवस्थापिका में भी समान स्थानों के लगभग 20% स्थान दलित वर्गों के लिए सुरक्षित रखे गए। दलित वर्गों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर लगभग स्थानीय संस्थाओं व सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया। उपयुक्त सभी प्रावधान। पूना समझौता में ये सभी प्रावधान थे। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए केवल 71 सीटें निर्धारित की गई थी, जबकि पूना समझौते के अंतर्गत प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए 147 सीटें आवंटित की गई थी। इस समझौते के तहत विभिन्न प्रांतों में दलितों के लिए सीटें सुरक्षित कर दी गई थी। अगला प्रश्न, भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? लाला लाजपत राय व बिपिन चंद्र पाल द्वारा, श्रीमती एनी बसेंट व लोकमान्य तिलक द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले व सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा। उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व श्रीमती एनी बसेंट व लोकमान्य तिलक द्वारा किया गया था। होम रूल का तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से है जिसमें किसी देश का शासन वहां के अस्थायी नागरिकों के द्वारा ही चलाया जाता है। अप्रैल 1916 में तिलक ने बेलगाम में इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत की थी। सन याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। अप्रैल 1916 में किया था। एनी बसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत की थी। दोनों सन याद रखिएगा। अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? कुटीर उद्योग को समाप्त करना, विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता समाप्त करना। इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी। उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी। यह मार्च 1919 को लाया गया एक अधिनियम था। यानी रॉलेट एक्ट कब आया था? मार्च 1919 को आया था। सन याद रखिएगा। इस एक्ट के अनुसार सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना अभियोग चलाए अनिश्चित समय के लिए बंद कर सकती थी और उसे अपील, दलील या वकील करने का कोई अधिकार नहीं था। इस एक्ट के प्रति भारतीय प्रतिक्रिया और सरकारी दमन, इस एक्ट के विरुद्ध सभी भारतीय एक साथ खड़े हो गए। उन्होंने इसे काला कानून का नाम दिया। यानी रॉलेट एक्ट को भारतीयों ने काला कानून का नाम दिया था। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? सरकारी अदालतों का बहिष्कार, विदेशी माल का बहिष्कार, सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों व उपाधियों का त्याग। उपयुक्त सभी कार्यक्रम। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त सभी कार्यक्रम। विदेशी माल का बहिष्कार, सरकारी उपाधियों व वैतनिक और अवैतनिक पदों का त्याग कर दिया जाए तथा जिलों व वार्डों के मनोनीत सदस्य अपने पदों से त्याग पत्र दे दें। सरकारी दरबारों, स्वागत समारोह व सरकारी अफसरों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रमों में भाग न लें। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया? विदेशी वस्त्रों की होली जलाने की घटना, प्रिंस ऑफ वेल्स के बहिष्कार की घटना, अदालतों के बहिष्कार की घटना, चौरा चौरी कांड के कारण। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। चौरी चौरा कांड के कारण। महात्मा गांधी ने अहिंसा के दर्शन के सहारे असहयोग आंदोलन आरंभ किया था, लेकिन चौरी चौरा घटना के कारण व्यापक हिंसा सामने आई। इससे खिन्न होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की और इसके साथ ही असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। साइमन कमीशन भारत कब आया? फरवरी 1928 में, मार्च 1927 में, फरवरी 1929 में, मार्च 1929 में। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा फरवरी 1928 में। इस आयोग को इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम पर साइमन आयोग के नाम से जाना जाता है। पहली बार वह
यह फरवरी होगा। पहली बार वह फरवरी 1928 में भारत आया, जबकि दूसरी बार वह अक्टूबर 1928 में भारत आया था। साइमन कमीशन ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। यह रिपोर्ट 27 मई 1930 को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रकाशित की गई थी। अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट यानी अशांति का दूत किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल, अरविंद घोष, मिंटो द्वितीय, डिज़रायली। बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। वैलेंटाइन सिरोल एक प्रमुख ब्रिटिश पत्रकार थे। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक की उपाधि दी थी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा? बाल गंगाधर तिलक, लॉर्ड डफरिन, अरविंदो घोष, बीसी पाल ने। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। उग्र विचारधारा वाले नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में नकारात्मक टिप्पणियां की। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न, भगत सिंह और बीके दत्त ने निम्नलिखित में से किस विधेयक एक्ट के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? रॉलेट एक्ट, यहाँ जन होगा, जन सुरक्षा विधेयक, उड्स बिल, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा जन सुरक्षा विधेयक। यहाँ जन कर लीजिएगा, जन। डिटेल्स में समझते हैं। क्रांतिकारी पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल का विरोध कर रहे थे। ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल पहले से ही पास किया जा चुका था, जिसमें मजदूरों द्वारा की जाने वाली हर तरह की हड़ताल पर पाबंदी लगा दी थी। पब्लिक सेफ्टी बिल में सरकार को संदिग्धों पर बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रखने का अधिकार दिया जाना था। दोनों बिल का मकसद अंग्रेजी सरकार के खिलाफ उठ रही आवाज़ों को दबाना था। अगला प्रश्न, खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया था? अगस्त 1912, सितंबर 1945, मार्च 1919 होगा, मार्च 1919, मई 1913। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा मार्च 1919। 19 कर लीजिएगा। यह आंदोलन सन 1919 से 1924 तक चला, यानी खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर 1924 तक चला था। इस आंदोलन का सीधे तौर पर भारत से कोई संबंध नहीं था। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना तथा वहां के धार्मिक क्षेत्र से प्रतिबंधों को हटाना था। सन 1919 में अली बंधु यानी मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना मोहम्मद शौकत अली द्वारा अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस एवं स्वामी विवेकानंद, लाल बहादुर शास्त्री एवं भगत सिंह, मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास, भीमराव अम्बेडकर एवं वल्लभ भाई पटेल। स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने किया था। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। स्वराज पार्टी पराधीन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक राजनीतिक दल था। इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। याद रखिएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1923 को हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने लंदन में कर्जन वायली की हत्या की थी? मदन लाल ढींगरा, प्रसाद बिस्मिल, पी मित्रा, भगत सिंह। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अप्रतिम क्रांतिकारी थे। उन्होंने 1909 में विलियम कर्जन वायली नामक एक ब्रिटिश अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना किस जगह पर हुई थी? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, टोक्यो, लंदन। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से हुआ था। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे और इसके अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे। अगला प्रश्न, चटगांव के पुलिस शस्त्रागार पर हमले का प्रमुख कौन था? सुभाष चंद्र बोस, रोशन सिंह, चंद्रशेखर, सूर्य सेन।
ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य सेन। सूर्य सेन भारत की स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारियों में से एक थे। उन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की और चटगांव की पुलिस शस्त्रागार पर हमले का सफल नेतृत्व किया था। चटगांव शस्त्रागार छापा 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? यानी स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत का तत्कालीन कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, लोकमान्य तिलक पर अधिरोपित 18 महीने के सख्त कारावास का दंडादेश, लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह की गिरफ्तारी व निर्वासन, चापेकर बंधुओं को मृत्यु दंड की सजा सुनाया जाना। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। स्वदेशी आंदोलन के शुरू होने का तत्कालिक कारण 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन था। यह एक व्यापक आंदोलन था जो 6 साल तक चला था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने वर्तमान बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका। इसके परिणाम स्वरूप गाड़ी में सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा जेबी कृपलानी। माउंटबेटन योजना में भारत के विभाजन का उल्लेख किया गया था और इसे 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में भी जाना जाता था। इसे 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा सामने रखा गया था। इसके परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र प्रभुत्व की स्थापना हुई। विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी थे। उन्होंने वर्ष 1946 से 1947 के दौरान भारत की अंतरिम सरकार और भारत की संविधान सभा में भी कार्य किया था। अगला प्रश्न, युगांतर पार्टी के नेतृत्व किसने किया था? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, सचिंद्र नाथ सान्याल, रास बिहारी बोस, बी.डी. सावरकर। युगांतर पार्टी का नेतृत्व जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने किया था। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक क्रांतिकारी थे। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी का बचपन का नाम जतीन्द्र नाथ मुखोपाध्याय था। अपनी बहादुरी से एक बाघ को मारने के कारण ये बाघा जतीन कहलाते हैं। वे युगांतर पार्टी के प्रमुख नेता थे। उस समय युगांतर पार्टी बंगाल में क्रांतिकारी आक्रमणों का प्रमुख संगठन था। अगला प्रश्न, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908, 1904, 1901 या 1934? ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा 1908 में। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने किंग्सफोर्ड की बग्घी में बम फेंक दिया। दुर्भाग्य की बात यह रही कि उस बग्घी में किंग्सफोर्ड मौजूद नहीं था। दुर्भाग्यवश राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर केनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। पुलिस से घिरा देख खुदीराम बोस के साथी प्रफुल्ल चौकी ने तो खुद को गोली मारकर अपनी शहादत दे दी, जबकि खुदीराम बोस पकड़े गए और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे हम एचआरए कहते हैं, की स्थापना किस वर्ष हुई? 1928, 1924, 1920 या 1930? एचआरए की स्थापना 1924 में हुआ था। ऑप्शन 20 का उत्तर हो जाएगा। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का कानपुर में गठन हुआ। बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास आदि प्रांतों में इसकी शाखाएं स्थापित की गई। यह एक क्रांतिकारी दल था जिसे सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे प्रमुख क्रांतिकारी ने बनाया था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, भगवती चरण आदि युवा क्रांतिकारी इसके सदस्य थे। अगला प्रश्न,
भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? अलीपुर षड्यंत्र केस, काकोरी षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, बंगाल षड्यंत्र केस। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई थी, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा देकर सेल्यूलर जेल अंडमान भेज दिया गया। उन पर ब्रिटिश अफसर जॉन सैंडर्स की लाहौर में हत्या का आरोप था। इस मामले को लाहौर षड्यंत्र कहा गया। सैंडर्स को गलती से मार दिया गया क्योंकि असली निशाना एक अन्य पुलिस अधिकारी जेम्स एस्कॉट था, जो लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार था, जिसने लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय अपने राजनीतिक गुरु मानते थे? गैरीबाल्डी, मैजिनी, हिटलर, नेपोलियन। मैजिनी को लाला लाजपत राय अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। लाला लाजपत राय इटली की क्रांतिकारी मैजिनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना। मैजिनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद भी किया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम टोटल 50 प्रश्न किए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और 50 में आपका कितना सही हुआ है सबको अपना नंबर कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।